नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि ट्विन फ्लेम वर्ल्ड से रिलेटेड है। और वो ये है कि ट्विन फ्लेम लव जब एक रोमांटिक एंगल से होता है किसी के साथ आपको, या फिर आप उस असेंशन जर्नी में एक हीलिंग प्रोसेस तक पहुँच जाते हो जहाँ पे आप अपनी हीलिंग को लेकर सीरियस हो जाते हो, तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है जिससे आपको एक अट्रैक्शन फील होता है। आपको लगता है कि दिस पर्सन हैज़ ट्रिगर्ड यू इन सम वे, मतलब उस इंसान ने आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस जगा दिए जो किसी और ने नहीं जगाए थे, या कुछ इस तरीके की लोगों ने, जैसा मुझे बताया है, कि एक अलग लेवल की उन्हें डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है। कई केसेस में वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है और कई केसेस में वो भले ही कम समय के लिए चलती है लेकिन बहुत इंटेंस होती है। वो इतनी इंटेंस होती है कि वो वाली इंटेंसिटी उन्होंने किसी और के साथ फील नहीं की होती। उस इंटेंसिटी की वजह से आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा होती है कि ये व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी आपको हासिल करना नहीं सिखाती। ये जर्नी पोजेशन की जर्नी नहीं है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आपको ये बोले कि हाँ वो व्यक्ति तुम्हारा है तो तुमसे प्यार करता है, अगर नहीं है तो नहीं करता। करता करती जो भी आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली। जब हम कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स को देखते हैं, शिव शक्ति को देखते हैं, राम सीता को देखते हैं, राधा कृष्ण को देखते हैं, तो आप देखिए उनमें ये हासिल करने वाली चीज़ है ही नहीं, ये पोजेशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ बखूबी निभाया गया। और तीन अलग अलग तरह के, तीनों युगों के हिसाब से, सतयुग के हिसाब से, त्रेता के हिसाब से और द्वापर के हिसाब से। सतयुग में शिव और पार्वती की जो जोड़ी को दिखाया एज अ कार्डिनल ट्विन फ्लेम, इट इज़ अ मैरिड कपल जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन साथ रहते हुए भी वो टिपिकल नहीं होते हैं, वो नॉर्मल और कपल्स जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए वो कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स के जो मेन प्रतीक वो बने, क्योंकि पार्वती और शिव का यूनियन इतनी आसानी से नहीं होता है। उससे पहले सती जी का जीवन आप देख लो कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितनी मुश्किल से उन्हें शिव मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, और फिर इतना लंबा इंतज़ार। जब सती अपना आत्मदाह कर लेती हैं उसके बाद कितना लंबा इंतज़ार होता है, फिर जाके पार्वती आती है, फिर पार्वती को शिवा रिकग्नाइज़ नहीं करते, फिर उनकी अपनी एक इनर वर्क की जर्नी चलती है, फिर शिवा रिकग्नाइज़ करके उनके पास आते हैं। और उसके बाद भी अगर उनकी शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि वो टिपिकल और कपल्स की तरह हमेशा साथ में रहते हैं। हम विष्णु और लक्ष्मी को क्यों नहीं कहते ट्विन फ्लेम्स? हम उन्हीं के रीइंकार्नेटेड रूप राम और सीता को कार्डिनल ट्विन फ्लेम क्यों कहते हैं? क्योंकि राम और सीता ने जो करके दिखाया एज अ कपल इन अ रिलेशनशिप, वो कोई भी नहीं कर सकता। वो इतना डिफ़िकल्ट है करना उस तरीके का प्यार। लेकिन जिसको हो जाए, जो इस रिलेशनशिप को समझ जाए, जो उन्हीं को समझ जाए, जो भक्ति के मार्ग में है, जो डिवोशन में है, वो तो जब श्री राम सीता के प्रेम को समझ जाते हैं उनका तो वहीं पे असेंशन हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे त्रेता में जो चैलेंजेस उन्होंने एज अ कपल फेस किए, एज अ हस्बैंड वाइफ फेस किए, डिमोनिक अटैक्स हुए उनके ऊपर, एक डीमन किंग से लड़ाई हो जाती है, घर से निकाल दिया जाता है, फैमिली पॉलिटिक्स में वो फंस जाते हैं, हर तरह से उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर खुद के साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए टेस्ट लिया जाता है। अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता जी की नहीं होती, श्री राम की भी होती है। और इसका पता मुझे कैसे चला था? एक ऑटो पेंटिंग के थ्रू। 2017 में मैंने गोवा के बीच पे बैठ के एक पेंटिंग बनाई थी जो शुरू तो एक ब्लू योगी से होती है, लेकिन एंड वो सीता जी की जो अग्नि में वो चलती हैं, उसका किस ब्यूटीफुल तरीके से भगवान ने मुझे समझाया था कि राम और सीता एक ही है। तुमको लगता है कि सिर्फ सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी है? नहीं, श्री राम ने भी दी है। उससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया था उसको भी मैं, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, वो समझाने के लिए। वो जो भी एसोटेरिक एक्सपीरियंस हुआ था चैनलिंग के थ्रू, ऑटो पेंटिंग भी चैनलिंग का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है ऑटो राइटिंग की तरह। काफ़ी लोग ऑटो पेंटिंग करके भी अपने साइकिक सेशंस करते हैं, ऑटो पेंटिंग या ऑटो स्केचिंग करके। और फिर आप देखिए द्वापर में राधा और कृष्ण जिनकी शादी ही नहीं होती है, जो कभी एक दूसरे से शादी नहीं करते। और आप देखिए जो आज भी निधि वन में हो रहा है, नॉट ओनली श्री कृष्ण और राधा जी एक दूसरे के साथ है, लेकिन श्री कृष्ण ने इतने सारे रूप क्रिएट करे ताकि हर एक गोपी को एक कृष्ण मिले। ये सारे के सारे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हैं जो समय समय पे रीइंकार्नेट होते हैं। सच्चे प्रेम को समझने के लिए आपको किसी को भी पोजेस नहीं करना होता, किसी को इस तरीके से हासिल नहीं करना होता। अगर आप हासिल करने की होड़ में लग जाओगे,
अब आपको किसी पे क्रश हो जाता है, वो इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, वो या तो किसी का हस्बैंड है या वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, और वो आपको इसी कारण से रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तो इसमें बुरा क्या मानना? आपको उनके प्रति जो भी फीलिंग आई, जो भी इंटेंसिटी आई, जैसी भी आई, इट डजेंट मीन कि अब आप उनको पोजेस करने के पीछे पड़ जाओगे। और अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि यार इस इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब वो अपने व्यक्ति के प्रति लॉयल है। ये तो अच्छी बात है, ये तो एक इंस्पायरिंग क्वालिटी है विज़-अ-वी वो पर्सन जो आपको भी डेट कर रहे हैं, आपके साथ भी एक रिश्ता बना रहे सीक्रेसी में और अपने पार्टनर के साथ भी हैं। आज की डेट में कितने कम लोग हैं जो ओपन रिलेशनशिप्स कर सकते हैं या ओपन रिलेशनशिप्स को इतनी बखूबी निभाएं। जैसे कि पहले के राजा महाराजा होते थे या ऋषि मुनि होते थे, बहुत से ऐसे ऋषि मुनियों की कहानी है जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां थी, और ऋषि मुनियों के केस में तो ये होता था कि उनकी मैरिजेस भी एसेक्सुअल होती थी। अब जिनकी शादी में या रिलेशनशिप में सेक्सुअल एंगल ही नहीं है, वो दो लोग आई सिर्फ किसी एसोटेरिक कारण या स्पिरिचुअल कारण की वजह से आ रहे हैं या फिर इवन फॉर रिप्रोडक्शन कारण से आ रहे हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए वो सेक्सुअल रूट लेते ही नहीं हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मोटरिंग लेते हैं। आप ऋषि कश्यप के बारे में पढ़ लीजिए। इन सब सेजेस के बारे में जानने के लिए अगर आप विष्णु पुराण पढ़ते हैं, आप पुराणों में ही चले जाइए, सिर्फ विष्णु पुराण ही नहीं बट लेकिन विष्णु पुराण में काफ़ी डिटेल से काफ़ी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि उसमें कैसे पृथ्वी का निर्माण होता है, कैसे पृथ्वी शुरू होती है, कौन कौन से ऋषि मुनि सबसे पहले आते हैं, कैसे विद्या आती है, कैसे वेद आते हैं, इन सब का स्टेप बाय स्टेप शुरुआत में ही बताया गया है। तो इंटरेस्टिंग रहता है सीखने के लिए, सीखने के एंगल से। और मुझे तो लगता है काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे वेद, हमारे पुराण इतने अमेजिंग हैं, हमारे एपिक्स इतने अमेजिंग है कि कहानी भी सुनते जाते हो, कथा भी सुनते जाते हो और आपकी मेटाफिजिकल नॉलेज भी बढ़ जाती है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स को अगर समझना है या ट्विन फ्लेम असेंशन में जाना है, यूनियन में जाना है, तो कभी भी किसी को हासिल मत करो। इनफैक्ट अगर आप इस कश्मकश में भी हो, मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो काफ़ी लंबे समय से और वो आपको चीट करते हैं या आपको पता चल जाता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और कन्फ्यूजन में है, तो आपको उनको लिटरली बाय बोल के बड़े प्यार से भेज देना चाहिए कि ठीक है आप जाओ। ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट है। आप में से बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा या हो रहा होगा, और कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ अपने इंग्लिश चैनल में, तो मुझे वो बताते हैं कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे कार्मिक रीज़न की वजह से छोड़ दिया गया या मुझे धोखा दिया गया बहुत गंदी तरीके से। मैं उनको ये बोलूँगी कि बड़ा मुश्किल है ये करना, लेकिन अगर आपने कर दिया ना तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आपको कैसा फील होगा। क्योंकि जो इंसान आपको लेके कंफ्यूज्ड है, जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है या जो आपके प्रति लॉयल नहीं है उस तरीके से, आप उसको जाने ही दो तो अच्छा है। और अगर ये रिलेशनशिप एक सेक्शुअल रिलेशनशिप है, एक हाईली सेक्शुअल या फिर एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, और उसके बावजूद इस तरह की चीटिंग हो रही है, इस तरह का कोई लेमलेस चीटिंग कर रहा है, यानी कि ये कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं है या कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो चुकी है, तो अगर वो किसी रिश्ते में भी जा रहे हैं तो उसके पीछे ऑफ कोर्स कोई बहुत ही ग्रेट रीज़न है तो वो कर रहे हैं ऐसा। जब ऋषि विशर्व ने 3 पुत्र पैदा किए थे कैकसी के साथ, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो उनको ये पता था कि ये होनी में लिखा है, नहीं तो वो क्यों करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और वो ये भी जानते थे, इवन रावण की माँ जो कैकसी वो भी जानती थी, वो अपने खुद के फादर के साथ डिस्कशन करके, तभी तो वो राक्षस है ना, तभी तो उनमें राक्षस एनर्जी असुर है, वो डिस्कशन करके गई थी विशर्व के पास, ऋषि विशर्व के पास, कि इस व्यक्ति के साथ अगर मुझे पुत्र होगा, राक्षसों की कौम है वो आबाद रहेगी, तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो जब ऋषि विशर्व को इस बात का रियलाइजेशन हुआ था तो उन्होंने इस चीज़ को करेक्ट करने की भी कोशिश करी, और तब उनको ये बताया गया कि बिल्कुल तुम्हारा रिपेंट करना या तुम्हारा ये सोचना, चलो अगर रिपेंटेंस की नज़र से भी नहीं देखते, अगर ये सोच भी रहे हो कि ये सही नहीं है, तो एक पुत्र तुम्हारा ऐसा होगा जो कि राक्षसों के लिए होगा, और एक पुत्र ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा प्रभु भक्त होगा, जो आगे जाके प्रभु के ही काम आएगा। तो एक पुत्र हुआ रावण, और एक उसी माँ के गोद से, उसी माँ की कोख से जन्म लिया विभीषण ने। जबकि विभीषण इवेंचुअली आगे जाके राक्षसों को बचाता वही है, राक्षसों को सेव वही करता है। और विभीषण जाता भी श्री राम के पास इसीलिए, बाद में जब वो श्री राम के पास जाता है तो अपनी माँ के कहने पे ही जाता है, क्योंकि माँ रियलाइज़ कर लेती है कि रावण जो है अब वो बात नहीं समझ रहा है, वो टोटली ईगो में आ चुका है, अब वो श्री राम से झगड़ा कर रहा है और वो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो बेटा तुम चले जाओ सही जगह पे। रामायण सतकोटि अपारा, जितना आप रामायण को पढ़ोगे, जितना डीप जाओगे, तो बहुत सी जो
रामायण के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ हैं वो भी आपको पता चलती जाएंगी, अपने आप डाउनलोड्स भी मिलेंगे। और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत कुछ है। लाइक वाल्मीकि रामायण में खुद ही रावण ने कन्फेस किया होता है सबके सामने कि द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू टच सीता को मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वरना मेरे लिए बहुत आसान है ऐसा करना, किसी भी औरत की मर्जी के बिना उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मुझे श्राप मिला हुआ है। और अगर मैंने अब, क्योंकि आफ्टर द श्राप किसी भी लेडी को मैंने नॉन कंसेंशुअली अगर मैंने टच भी किया तो मेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे बहुत सारे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए कोई सोल्यूशन निकालो, कोई तरीका निकालो, ये वो भरी सभा में कहता। तो इसीलिए अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सिमिलरली पुराणों में ऐसी बहुत सी बातें, और सिमिलरली अगर हम शिव पार्वती की स्टोरी को, राधा कृष्ण की स्टोरी को और सीताराम की स्टोरी को, इन सारे ग्रेट सेलेस्टियल बीइंग्स की स्टोरी को अगर हम, जो रीइंकार्नेट भी हुए, जो मनुष्य फॉर्म में भी आए, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक कार्डिनल ट्विन फ्लेम की नज़र से देखेंगे, तो हमको अनकंडीशनल लव के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे पर्ल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे कोहिनूर डायमंड्स मिलेंगे आपको, जो आपके डीएनए में लाइक एन अपग्रेड आ जाएंगे। तो उनमें से एक ये लेसन है कि पोजेस मत करो, जाने दो, छोड़ दो। फिज़िकल रोमांटिक यूनियन हमें नहीं चाहिए होता, उसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये शरीर कितने दिन रहेगा? अब आप सोचोगे ये थोड़ी हाई लेवल की बात हो रही है, बट ये सच है, ये सच ही है। एक्चुअली में इससे बड़ा सच और कुछ नहीं कि आप यहाँ पे बहुत कम समय के लिए आए हो, बहुत टेम्परेरी है आपकी लाइफ। जितना भी आप सोच लो, जितना भी दिमाग लगा लो, एंड ऑफ द डे ये टेम्परेरी ज़िंदगी है, थोड़े समय के लिए मिली है। तो समझदार वही होगा जो अपने आप को उसी तरीके से मूव ऑन करेगा अपनी लाइफ में, जो ये कहे कि यार मैं इतना अटैच क्यों हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हाय तौबा क्यों मचाऊँ। अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा तो वाई कांट आई बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। कोई लोग कहते हैं इंटेंसिटी है, मैं कैसे करूँ। अब आप अगर ये पूछते हो मैं कैसे डिटैच हूँ, तो फिर ये दुख की बात है, क्योंकि इनर वर्क करने वाला इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे करूँ। वो ये सोचता है कि मैं कैसे करूँ, ये मुझे पता लगाना है, इसका सोल्यूशन, और मैं करके रहूँगा या रहूँगी। कोई चीज़ अगर मेरे इनर वर्क के रास्ते में आ रही है, मेरी तपस्या में विघ्न पैदा कर रही है, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, आप अपने आप को देखिए एक योगी की तरह। जैसे कि विश्वामित्र अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, बहुत हाई फाई तपस्या, हाई लेवल की कर रहे होते हैं। इंद्र कहता है जाओ भैया विश्वामित्र की अप्सरा को, मेनका को, जाओ तुम जाओ और विश्वामित्र की तपस्या भंग करो, और हो जाती है भंग। तो विश्वामित्र से हम यही सीखते हैं कि आपको इंद्र के भेजे हुए इन अप्सराओं से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऑब्वियसली आपके पास अप्सराएं तो नाचेंगे नहीं, या फिर जैसे फॉर विमेन आई वुड से कि आपके सामने मेल अप्सरा का मेल वर्जन जो भी है वो तो आपके सामने आएंगे नहीं डांस करने, आपको सेड्यूस करने। हाँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इतना ऑब्सेशन में डाल देंगे कि आप एक तरह से पोजेस हो जाओगे, क्योंकि डिमोनिक पोजेशन की सबसे पहली स्टेज होती है ऑब्सेशन, तभी तो उसके बाद आप इन्फेक्टेड होते हो, इन्फेक्शन आ जाता है और उसके बाद पोजेशन आता है। फिर जब पोजेशन हो जाता है इंसान का, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि जैसे मूवीज़ में दिखा रहे हैं कि आप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, दीवार पर चढ़ रहे हो। नहीं, पोजेशन का मतलब है फिर आप अपने होश में नहीं हो, फिर डीमंस आपको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी काम के लिए, अपने किसी काम के लिए एनर्जी पंप इन करवा सकते हैं, और उनके बहुत सिंपल फंडे होते हैं कराने के लिए। आपको अनशंट आप खाने लग जाओगे, अनशंट आप बोलने लग जाओगे, ब्लास्फेमीज करने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो नहीं लगेगा किसी चीज़ में, कोई गलत काम करने लग जाओगे। आपका जो खाने का सिस्टम है, स्पेशली नॉन वेज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये वो बहुत सी चीज़ें आपके फूड सिस्टम में आ सकती हैं। और जैसे जैसे इंसान इनर वर्क करता है तो वो खुद ही देखता है कि वो ऐसी सी चीज़ें खाने पीने लग जाता है जो उसने कभी सोची ही नहीं होती हैं। आपको मैं अपने एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत सारे फ्लावर्स खाती थी, बिना किसी एडल्ट सुपरविजन के, बिना किसी एडल्ट के बताए। नेचुरली मुझे पता था कि कौन से फूल खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता होती। गुलाब की पंखुड़ियाँ खाना, मैरीगोल्ड फ्लावर्स खाना, गुलमोहर के फूल खास तौर से मुझे बहुत पसंद है जिसमें 4 पत्ते होते हैं और एक
पत्ता रेड एंड वाइट कलर का होता है, और कुछ और ऐसे फ्लावर्स थे जो बड़े ही टैंगी से होते थे टेस्ट में। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे बहुत वाइज होते हैं क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग होता है, नेचुरली ऑर्गेनिकली वर्क करते हैं। हम ये करते थे, मैं तो ख़ास तौर से करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है और हम सांसारिक दुनिया में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा डीपली, तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर हम वही करने लगते हैं जो संसार में फिट इन करने के लिए लोग करते हैं, जो कूल दिखने के लिए किया जाता है या जो वैलिडेशन के लिए किया जाता है, जो सबके साथ झुंड में रहने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, फिर जागृत होती है, फिर आप अपने सरेंडर स्टेज में चले जाते हो, आप नाम सिमरन करने लग जाते हो, आप सेवा करने लग जाते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो, जाने अनजाने भी, कई बार तो अनजाने में ही होती हैं, एक्चुअली ग्रेस की वजह से होती हैं। तो आप वापस से उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। लाइक आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग मैनी सच टीज़ जो कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट से बनी थी, चाहे वो कैमोमाइल हो, चाहे वो हिबिस्कस हो, चाहे वो रोज़ हो। रोज़ पेटल्स खाना मैंने खुद ही शुरू कर दिया, मैरीगोल्ड के पीछे मैं पड़ गई एकदम से, और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ये सब खुद से करती थी। तो सिमिलरली आपके साथ भी नेचुरली ऑर्गेनिकली ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, और जब ऐसा होएगा तो यू विल रेजोनेट विद अ वेरी यूनिक वर्जन ऑफ लव। अनकंडीशनल लव को बहुत अलग तरीके से समझोगे और उसको जब अपनी लाइफ में देखोगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हर बात तो बोलने की नहीं होती। मैं आपको बोलूँ कि हाँ आई नो व्हाट अनकंडीशनल लव इज़, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, तब भी मैं सिर्फ आपको बोल ही सकती हूँ। एक्सपीरियंस तो आपको तभी होगा जब आप उस चीज़ से गुजरोगे, सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं होगा। बोलने से ये होगा शुद्धमयी पन्या होएगी और एक इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, अगर मेरी वो कोच बोल रही है या यूट्यूब पे वो सुना मून ऐसा बोलती है कि हाँ अनकंडीशनल लव ऐसी अमेजिंग चीज़ है, ऐसी अमेजिंग फीलिंग है, जो एक बार आपको टेस्ट हो जाए उसका, जब ट्रू लव का नेक्टर आपको टेस्ट होता है तब आपको पता चलता है कि कैसा फील होता है, कितना अमेजिंग होता है। जब आपको हर जगह पे एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, एपिफनीज़ होते हैं, क्लेयरवॉयंस होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सिर्फ बोलने की बातें मेरे लिए, अगर मैं बोलती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। और एक्सपीरियंस तो आप अपने थ्रू ही कर सकते हो, वो तो कोई आपके अंदर ऐसे घुस के आपको करा नहीं सकता, राइट। फिर खुद चलना पड़ता है, कोई आपको बता सकता है, उसमें भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अभी आप देख ही रहे हो नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्री आई है और जो प्राइम पे जो डॉक्यूमेंट्री आई है ट्विन फ्लेम यूनिवर्स के बारे में। एक कल्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ऑपरेटेड है ये, और इंडिया के भी काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, जिनमें से कुछ को तो मैंने भी पकड़ लिया था एक तरह से। वो भी एक अलग अनोखी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। तो उसकी आप देखिए डॉक्यूमेंट्री, कैसे लोगों को बताया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो एक कपल बन के आते हैं और कहते हैं कि ओके हम दोनों लोग जो हैं हम कपल हैं, ट्विन फ्लेम यूनियन में हैं, तो आप है ना हमसे सीखो, हम आपको बताएंगे ट्विन फ्लेम यूनियन में कैसे जाते हैं। मैं तो भगवान की दया से बहुत खुश हूँ कि ये वाली 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ रिलीज़ हुई हैं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे बैठी नहीं किसी को साथ लेके कि हाँ भैया ये देखिए जी प्रूफ है, लाइव प्रूफ है कि मैं तो यूनियन में हूँ। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हो या एंगेज्ड हो, तो भैया आप हो यूनियन में, वरना नहीं हो। मैं तो पहले दिन से आपको कह रही हूँ कि फिजिकल यूनियन का, फिजिकल रोमांटिक यूनियन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ऐसे तो कितने लोग आपको मिलेंगे जो असली यूनियन में, जिन्होंने अपने फिजिकल रोमांटिक यूनियन ही छोड़ दिए, अगर वो थे भी किसी के साथ एंगेज या थे भी किसी के साथ, तो बिकॉज उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक सांसारिक रिश्ता है, ये रियल रिश्ता नहीं है, यहाँ सत्य प्रेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या सोसाइटल स्टैम्प के लिए एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया कि ठीक है भैया यहाँ पे मुझे सत्यता नहीं दिख रही, तो गुड बाय, ऐसा भी कई लोगों ने किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल को आई कैन नॉट गेट मैरिड, आई कैन, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, और चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इसका ट्विन फ्लेम यूनियन से कोई कनेक्शन नहीं है। कल को आपकी भी शादी हो सकती है अगर आपको करनी है तो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप वैसे ही सिंगल ही आपने करी ही नहीं, चाहे आप की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो भी है, आप डेफिनेटली एलिजिबल होते हो यूनियन में जाने के लिए, ट्विन फ्लेम असेंशन में जाने के लिए। लेकिन ये कोई आसान सफ़र नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भैया हो गया, टिपिकल नहीं है, इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है।
और किसी को प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है जो कि कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन को दर्शा रहा है आपके बगल में बैठ के। तो इसका कोई लेना देना नहीं है ट्विन फ्लेम यूनियन से। और इस बात का सबसे जीता जाता प्रूफ है राधा कृष्ण, सीताराम और शिव शक्ति, शिव पार्वती। क्यों? क्योंकि वो तीनों कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बैठते थे। राम सीता ने तो दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने मिशन वर्क के लिए, हम अपने कर्तव्य के लिए, हम अपनी ड्यूटी के लिए हम एक दूसरे को भी छोड़ सकते हैं। और सेम चीज़ राधा कृष्ण ने करके दिखाई। श्री कृष्ण ने और राधा ने तो इतने यूनिक तरीक़ों से करके दिखाई, इतने पावरफुल तरीक़ों से करके दिखाई, इतने जादुई मिराकुलस तरीक़ों से करके दिखाई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आज भी निधि वन में जो होता है उसका कोई साइंटिफिक तोड़ नहीं है, कोई आंसर नहीं है, कोई प्रूव नहीं कर सकता उस चीज़ को साइंस के द्वारा कि वहाँ पे क्या होता है रोज़ रात को, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम यूनियन की शक्ति है। ट्विन फ्लेम यूनियन ऐसी चीज़ है, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर यूनियन हो गया ना, वही आपको बता सकता है कि ये क्या चीज़ है। और उसको किसी से डर नहीं लगेगा, उसको कोई ड्रामा ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोजेशन से कुछ भी नहीं होता, फिजिकल पोजेशन से तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठप्पे से तो कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी अवस्था में हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, आप नॉन सिंगल भी हो सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर सामने नहीं आना चाहते हैं और आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हो, या आप उनको इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते उस चीज़ में, आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहते हो इस बात से। क्या पता वो आ भी जाए, क्या पता वो नहीं भी आए। ऐसे बहुत से कपल हैं नॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो जो साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में काम करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं या किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, या कई इतने कपल्स हैं जो सेपरेटेड भी होते हैं, एक साथ रह भी नहीं रहे होते, एक ही मकान के नीचे, एक ही दीवार के नीचे, एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं, बट फिर भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों के कारण साथ में होते हैं, अलग नहीं हो पाते, सोचते कि ठीक है हम अपने बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करें। तो पॉइंट ये है कि डिफरेंट केसेस हैं और प्यार के कई रूप हैं। प्यार का कोई फिक्स्ड ऐसा मोल्ड नहीं होता कि हाँ भैया इसी मोल्ड में डालोगे तो लव है, नहीं तो नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब वर्ड ही है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। तो ट्विन फ्लेम की भी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि रोमांस में ही फील होता है, कई लोगों को अलग अलग वेज में भी फील होता है, कई लोगों को सिबलिंग बॉन्ड में भी फील हो जाता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में भी फील हो जाता है, और बहुत ही प्योर होता है। अगर आप वारिस शाह की स्टोरी पढ़ते हैं, वारिस शाह एक सीकर थे और एक सूफ़ी सेंट थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। भारत में म्यूज़िक पे प्रतिबंध लगा हुआ था, म्यूज़िक बैंड था। आज की डेट में तो हम नॉर्मली नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वारिस शाह ने उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था म्यूज़िक को वापस इंडिया में लाने के लिए। और हम इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, म्यूज़िक को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े सेंटली लोगों ने अपनी जानें दी हैं या फिर बहुत संघर्ष किया है, अपना सब कुछ कुर्बान किया है। तो वारिस शाह ने भी अपना रोमांटिक रिलेशनशिप जो था, वारिस शाह का जो प्रेम संबंध था वो बागबरी के साथ था, लेकिन बागबरी के साथ उनकी कभी शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि बागबरी की शादी पहले से ही माता पिता ने किसी और के साथ तय कर दी थी। और उस ज़माने में जैसे अभी फ्रीडम है लड़कियों को, वैसे नहीं थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। उनके पेरेंट्स ने भी, किसी गांव के इंसान ने भी, किसी ने उन पर कोई रोकथाम नहीं लगाई थी। वो साथ रहते थे, साथ मिलते थे। बागबरी उनका खाना लेके जाती थी डेली। और वारिस शाह बुक लिख रहे थे, हीर लिख रहे थे, जिसकी कहानी को मेरे हिसाब से तो कॉपी किया गया है रॉक स्टार मूवी में, नॉट इवन इन द प्रॉपर वे जैसे किया जाना चाहिए था, बट कोशिश करिए। लेकिन वारिस शाह तो खैर बहुत बड़े सूफ़ी संत थे, उनकी तो क्या बात करें, उनका तो क्या कहना। लेकिन उनका भी ट्विन फ्लेम असेंशन हुआ था और उनके गुरु ने भी उनको यही कहा था कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, जब तक तुम्हें प्यार में दर्द नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे गाने में, तुम्हारी भक्ति में वो बात नहीं आएगी जो ईश्वर तक जोड़ती है। तो वारिस शाह को लगता है कि चलो ठीक है, मेरे गुरु जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जैसा वो चाहें। और फिर उनके गुरु ही उनको गाइड करते हैं कि तुम सो एंड सो गाँव में जाओगे, वहाँ जाके रहोगे, सो एंड सो प्लेस में जाओगे और वहाँ पे जाके तुम सो एंड सो बुक लिखोगे, एंड देन योर असेंशन जर्नी विल गो फॉरवर्ड। तो वहाँ पे उनको ये मिलती हैं और इनके साथ ये बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और इनके रिलेशनशिप पे भी लांछन लगाया जाता है। कुछ लोग इनके रिलेशनशिप के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये एक इम्प्योर रिलेशनशिप है। तो वारिस शाह और बागबरी को ये सज़ा दी जाती है कि
आग में चल के दिखाओ, कोयलों में चल के दिखाओ, अगर आपके पैर पे एक भी छाला आ गया तो आप समझ लो कि आपका रिलेशनशिप गलत है और आपको इमीडिएटली मौत की सज़ा दी जाएगी। इतनी बड़ी बात। और वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। और जब वो आग पे चलते हैं तो उनके पैर में एक छाला तो क्या कुछ भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि वो फूलों पे चले हैं। ये पावर होती ट्विन फ्लेम यूनियन की, ये है वो एनर्जी, ये शिव शक्ति एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं। जब ये चीज़ हो जाती है सबके सामने तो वो तो एक मैजिकल मिराकुलस बात हो जाती है, फिर तो उन पे कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। और आप सोचो इतना बड़ा टेस्ट देने के बाद, जैसे सीता जी अग्नि में चली थी वैसे वारिस शाह और आप कह सकते हैं बागपरी भी अग्नि पे चले हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हुई। उसके बाद भी बागपरी की शादी किसी और से हो गई और वारिस शाह अपनी किताब कंप्लीट करके वहाँ से चले गए। लेकिन एक दूसरे से उनका प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बोला कि आई लव हिम एंड आई लव हर। अब आपको जो सोचना है सोचो, आपके मन में जो गंदा है सोचना सोचो। तब उनको बोला गया कि आप टेस्टिफाई करो, इस लव का प्रूफ दो, ये कितना डिवाइन है, ये वाकई में डिवाइन है, इतना डिवाइन है ये, जैसा आप कह रहे हो नहीं हो सकता। तो पोजेशन तो उन्होंने किया ही नहीं। और वारिस शाह की ही स्टोरी में और एक कैरेक्टर भी है और एक लेडी भी है। ये मूवी मैंने बहुत सालों पहले देखी थी। आप कह सकते हो कि जब मेरा ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन हुआ था उसी टाइम पे मैंने शायद से ये स्टोरी देखी थी, देखी रही होगी, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है ये और इतनी ऐसे बॉलीवुड मूवी नहीं है, एक पंजाबी मूवी है ये। तो उसमें और एक कैरेक्टर भी होती है जो कि वारिस शाह को पोजेस करना चाहती है। शी इज़ क्रेजी फॉर वारिस शाह एंड शी ट्राइज टू सेड्यूस वारिस शाह, शी डज एवरीथिंग, बट उसका भी कुछ नहीं होता। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड वो कैरेक्टर भी, वो एक वैसे तो नेगेटिव वैम्प कैरेक्टर दिखाया है, लेकिन वारिस शाह के असेंशन में उनका भी बहुत हाथ होता है। और वारिस शाह बाद में उन्हें बोलते भी हैं कि ठीक है, तुमने भी मेरी बहुत मदद करी, तुम्हारा जो ये पोजेसिव लव था, तुम्हारा जो ये ओवर पोजेसिव जेलस लव था, इसने भी मेरी बहुत मदद करी है। आगे जाके वो भी वारिस शाह के ट्रैक पे चलती है, यानी कि वो भी एक अच्छी इंसान बन जाती है जो कि लव को पोजेशन की नज़र से नहीं देखती। जितना हम सोलर प्लेक्सेस पे काम करेंगे उतना हमारी एनर्जी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि सोलर प्लेक्सेस हमें फोर्थ डायमेंशन तक ले जाता है, हमारे फोर्थ चक्रा को भी ओपन कर देता है, जो कि हमारा हार्ट चक्रा। और हार्ट चक्रा के ओपन होते कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वैसे भी गट तो हमारा है ही साइकिक एबिलिटी से कनेक्टेड, और गट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू योर थर्ड आई। तो जितना हम राम नाम को जपेंगे, जितना इसका सिमरन करेंगे, जितना इसको रिपीट करेंगे, उतना हमारा मणिपुर चक्रा एक्टिवेट होगा। और जितना मणिपुर चक्रा एक्टिवेट होगा, सारे के सारे चक्रास एक्टिवेटेड रहेंगे और सुषुम्ना आपकी खुल जाएगी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो है वो ऊपर जाएगी। जितनी एनर्जीज ऊपर जाती हैं उतना ही इंसान को फ़ायदा होता है। एक स्टिम्युलेशन और सिम्युलेशन दोनों होते हैं। तो इसीलिए इसको मंत्र को इतना बड़ा महामंत्र कहा गया है कि मरते वक्त भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं, क्योंकि आपको सत्य से जोड़ देता है। फिर आपको सारे अपग्रेड्स खुद मिलेंगे, सारे डाउनलोड्स खुद मिलेंगे और आप नेचुरली भी कंटेंट से भी कनेक्ट होगे, सही कंटेंट से। इवन पूरी लाइफ आपको ऐसे लगेगी कि ठीक है यार, जहाँ से भी सीख सकते हैं वहाँ से भी सीख सकते हैं। लव इज़ एवरीवेयर। और ये अगेन एज आई सेड, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। तो येस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।